नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सांसद के तौर पर मिला अपना आधिकारिक आवास खाली कर दिया है। उनके इस कदम की कांग्रेस नेता शशि थरूर ने तारीफ की। शशि थरूर ने कहा कि राहुल का यह कदम अनुकरणीय है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में दोषी करार देते हुए कोर्ट ने उन्हें लोकसभा सांसद के तौर पर अयोग्य करार दिया था। सदस्यता जाने के बाद उन्हें सरकारी बंगले को भी खाली करने को कहा गया, जिसकी आखिरी तारीख 22 अप्रैल थी। इसी आदेश को मानते हुए राहुल गांधी ने 22 अप्रैल शनिवार को 12 तुगलक लेन स्थित अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया। फिलहाल वो अपनी मां सोनिया गांधी के साथ रह रहे हैं और नए आवास की तलाश में हैं। जो घर है 19 साल के लिए हिंदुस्तान की जनता ने मुझे दिया। पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सच्चाई बोलने की कीमत है। आजकल मैं कीमत चुकाता नहीं, जो भी कीमत है मैं चुकाऊंगा। राहुल जी आपके पास तो अपना घर भी नहीं है। कई बार कहा कि आपसे एक सवाल है, 19 सालों तक आप इस घर में रहे, किसी भी घर से इमोशनल जुड़ाव होता है। आमतौर पे देखा जाता है कई बार कि जो कई नेता हैं जो घरों को वक्त के अंदर खाली नहीं करते, लेकिन आप पूरे 1 महीने के अंदर घर को खाली भी कर दिया, जबकि मामला अभी कोर्ट में भी है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी चाहते तो रह सकते थे, रिक्वेस्ट कर सकते थे। नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ जी, रहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये घर मुझे हिंदुस्तान की जनता ने दिया था। 19 साल में यहाँ रहा हूँ। अब मुझसे छीन लिया गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं थोड़ी देर एक सीपी के साथ 10 जनपद में रहूंगा और फिर कोई ना कोई तरीका निकालूंगा। आप लगातार बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं। मैं उसको दुगना उठाऊंगा। और अगले यहाँ घर खाली करने के बाद अब अपनी मां और सोनिया गांधी के साथ रहेंगे। हिम्मत वाले हैं, बिल्कुल डरते नहीं है, नहीं डरेंगे और अपना संघर्ष जारी रखेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अब जब भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है, हमारे जन कल्याण की योजनाओं और देश की तरक्की के लिए 2 मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण हैं। 2021 या 2024 तक टल गया है, ऐसा क्यों? बिना जनगणना के आंकड़ों की सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बेहद मुश्किल है। ये बात तक आई है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट हम आपको बता रहे हैं स्क्रीन पर। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या मामले में बीजेपी के नेता और यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल ने विपक्ष पर बड़ा आरोप लगाया। धर्मपाल सिंह ने कहा है कि शनिवार को कहा कि अतीक अहमद की विपक्ष ने हत्या कराई है, क्योंकि अतीक के जरिए विपक्ष के कई राज खुलने वाले थे, इसलिए ही उन्होंने अतीक की हत्या करा दी। बीते शनिवार को अतीक अहमद और अशरफ की मेडिकल के लिए ले जाते समय 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में विपक्ष ये कह रहा है कि अतीक का मामला जो था ये जुल्म की मानते हैं, उसके साथ कानूनी इंसाफ नहीं हुआ। अतीक को जो है शहीद बनाने की कोशिश की जा रही है। इसको क्या देखिए, सच तो ये है, अतीक की हत्या कराने का काम विपक्ष का ही है जी। कुछ गंभीर राज खुलने वाले थे, इसलिए विपक्ष ने उसकी हत्या कराई। अतीक और अशरफ हत्याकांड पर बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि परिवार के मुखिया से ही परिवार के सदस्यों पर प्रभाव पड़ता है। अतीक की पत्नी शाइस्ता को लेकर कहा कि वो उमेश पाल हत्याकांड की जिम्मेदार महिला है। महिला माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम लगातार जारी रहेगा। इसके साथ ही रविंद्र कुशवाहा ने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। परिवार के अंदर जो मुखिया है जिस तरह के क्रियाकलाप करता है, उससे घर की महिलाएं भी, बच्चे भी प्रभावित होते हैं। और इसी कारण आपने देखा कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद हत्यारे भाग करके शाइस्ता के यहाँ गए और शाइस्ता ने इस षड्यंत्र, शाइस्ता का बहुत बड़ा षड्यंत्र था और उमेश पाल हत्याकांड की वो एक जिम्मेदार महिला है। और इसके लिए कानून के अनुसार उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस अपना काम कर रही है। और जिस दिन शाइस्ता हो, चाहे मुख्तार अंसारी की पत्नी हो, चाहे जो भी अपराधी है, उसके परिवार के लोग अगर अपराध में संलिप्त हैं तो उनको निश्चित रूप से कठोर उनको सजा मिलेगी और कानून के अनुसार सजा मिलेगी। पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। अगला नंबर किसका है सांसद जी? देखिए, अगला नंबर तो कोई नहीं बताएगा, इसलिए कि जो जैसा करेगा, महाराज जी ने कह दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा।
और माफिया को मिट्टी में मिलाने का जो अभियान हमारे मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है वो निरंतर जारी रहेगा। थैंक यू। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट विधि विधान के साथ शनिवार को अक्षय तृतीया के पावन मौके पर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए। तय कार्यक्रम के अनुसार गंगोत्री धाम के कपाट सुबह 12:35 पर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले गए हैं, जहां पर अगले 6 महीने तक श्रद्धालु गंगोत्री में मां गंगा के दर्शन कर सकेंगे। कपाट खुलने के मौके पर पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। उधर अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए गए हैं। विधिवत पूजा अर्चना के साथ ही अभिजीत मुहूर्त पर दोपहर 12:41 पर कपाट खोले गए हैं। खरसाली से मां यमुना की डोली यमुनोत्री धाम के लिए सुबह करीब 9:15 पर शनिदेव की डोली के साथ रवाना हुई। इसके पहले हेलीकॉप्टर से मां यमुना की डोली यमुना मंदिर पर और श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा की गई। मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली में अक्षय तृतीया को सुबह यमुना मंदिर में पूजा अर्चना की गई, जिससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। मुरारी प्रिय श्याम भव भयदवाम भक्ति वरदाम प्रियज्वालान्मुक्ताम श्रियमपि सुखाप्ते परिदिनम सदा धीरो नूनम भजसि यमुना नित्य फलदाम। जगत कल्याणी माँ यमुना के कपाट आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 12:41 पे अभी अभिजीत मुहूर्त पे यमुनोत्री धाम में खोल दिए गए हैं और सभी श्रद्धालु जो है आज के बाद जो है यमुनोत्री मंदिर में भैया दूज तक दर्शन कर सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने जो सीमित संख्या थी उसको हटा करके सभी तीर्थयात्रियों के लिए खुशी की लहर है। और चार धाम के सभी व्यापारी एवं सभी बंधुओं के लिए जो चार धाम से जुड़े हुए लोग हैं उनके सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये आज तक के यमुनोत्री माँ के इतिहास में है कि आज पहली बार कोई कपाट उद्घाटन के अवसर पर कोई मुख्यमंत्री आए हैं, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से पहली बार माँ यमुनोत्री के और खरसाली में फूलों से हेलीकॉप्टर से वर्षा की गई है, तो इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो भी चाहे सीमित संख्या का था वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया है, कहीं पे भी कोई भी अगर परेशानी होगी तो उसको दूर करा जाएगा। और जो भी श्रद्धालु देश प्रदेश से या विदेश से आता है उसको मोदी जी के नाम से यहाँ पर संकल्प हुआ है, उनके नाम से पूजा हुई है, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद कहीं ना कहीं धर्म का और संस्कृति का और हमारे धार्मिक स्थलों के उद्भव और उत्थान का समय आया है और एक नया कालखंड आया है कि सब लोगों को आज कोई भी किसी भी क्षेत्र में काम करता हो लेकिन आज धार्मिक कामों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। उसी के कारण से हमारी पिछले साल की यात्रा ऐतिहासिक हुई थी और इस साल की भी यात्रा ऐतिहासिक होगी। भगवान हम सब पर कृपा बनाए, आने वाले सभी श्रद्धालुओं पर कृपा बनाए, बिना विघ्न बाधा के हमारी यात्रा प्रारंभ हो, हमारे सभी धाम विकसित हों, हमारे धार्मिक स्थल विकसित हों, उसके लिए हम प्रयास। तिमुंडिया मेले के साथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा का आगाज हो गया है। पिछले कई दशकों से चली आ रही परंपरा के अनुसार इस साल भी जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर प्रांगण में शनिवार को तिमुंडिया देव मेले का आयोजन हुआ। परंपरा के अनुसार इस मेले का आयोजन बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले हफ्ते पड़ने वाले शनिवार को होता है। शनिवार दोपहर बाद नरसिंह मंदिर प्रांगण ढोल दमाऊ और की थाल से गुंजायमान हुआ। इसके बाद तिमुंडिया वीर देवता ने अपने पशु पर अवतरित होकर अपना भोग स्वीकार किया। इस दौरान वीर देवता ने लगभग कुंटल भर चावल, गुड़ और 5 घड़े पानी और एक पूरा बकरा कच्चा भक्ष किया। वहीं महिलाओं ने पारंपरिक झुमेलो और चाचड़ी नृत्य किया, जिसके साक्षी हजारों की संख्या में श्रद्धालु बने। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरिद्वार के चारधाम यात्रा के लिए बनाए गए जिला पर्यटन कार्यालय में पंजीकरण केंद्र का जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने जायजा लिया और इस दौरान कार्यालय में पहुंचे जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने पंजीकरण केंद्र में आए श्रद्धालुओं से बातचीत की। इसके साथ ही
दरअसल उन्होंने कहा कि बीते रोज रजिस्ट्रेशन में आ रही दिक्कतों से लोग काफी परेशान थे, जिसकी कई वीडियो वायरल हुए थे, जिसके बाद डीएम व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे हैं। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ जगदीश शीला की डोली इस बार 3 मई से उत्तराखंड के सभी धामों में यात्रा करेगी। ये यात्रा 30 मई को खत्म होगी। वहीं इसको लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि जिस प्रकार देवभूमि को तीर्थाटन के नाम से जाना जाता है और यहाँ के चारों धाम विश्व प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार से यहाँ 1000 से ज्यादा सिद्धपीठ मौजूद हैं, जिनके प्रचार को लेकर अभी तक सरकार काम नहीं कर पाई है। इसलिए इस यात्रा के जरिए उन सिद्धपीठों को प्रचारित करने का काम किया जाएगा। ये वैधता खत्म कर रही है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस जगह की जो महत्ता है, उस महत्ता को अगर कोई डांसर अच्छा है तो उसको तो पूरा दिखाना चाहिए ना अपना डांस। अगर हमारा प्रदेश उत्तराखंड जो है देवभूमि कहा गया है, तो देवभूमि देवताओं के नाम पर कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके नाम का तो प्रचार प्रसार होना चाहिए। उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे शक्तिपीठ हैं, जैसे हमारे गोलू देवता हैं, न्याय के देवता माने जाते हैं, जाख देवता है जो अंगारों पे चलते हैं, आपके जो जोशीमठ में जो है वहाँ पे भगवान नरसिंह की गादी है, लेकिन वहाँ पे जो है तेमुंडा देवता है जो बहुत शक्तिशाली है। ऐसे ही हमारा विशोन पर्वत है, विश्वनाथ है, जगदीशिला है, ऐसे ही चंद्रबदनी है, ऐसे ही सुरकंडा है, ऐसे ही इंकलागिरी है, वैसे आपका ध्वज पर्वत है, पिथौरागढ़ में ध्वज पर्वत है, जहाँ पे ध्वज खंडे नाथ स्थापित है, जहाँ के अंदर गुफा में जो स्वयंभू लिंग है उसके ऊपर ओम लिखा हुआ है। ऐसे ही बहुत सारी शक्तिपीठ है। हौकरा देवी है, पिथौरागढ़ में हौकरा देवी ऐसी है जो शिला है खुले आसमान के नीचे, वहाँ पे बलि चढ़ती हैं, भले बकरों की बलि चढ़ती है, लेकिन जिनकी मन्नत पूरी होती है वो करते हैं। तो ऐसी शक्तिपीठों को सरकार को तो आइडेंटिफाई करना चाहिए। ये काम जो हम करते आ रहे हैं ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम अपनी देवभूमि के कंसेप्ट को साकार करने की हमारा ये संकल्प है और 1000 धाम स्थापित करने का संकल्प है। इसमें सरकार कितना मदद करती है ये हमने देखना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। आज आप देख सकते हैं इंटर स्टेट कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश की 4 लेन की हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड, ये उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे क्षेत्र थे जो आर्थिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़े माने जाते थे। आज दोनों क्षेत्र एक्सप्रेस हाईवे के साथ जुड़ चुके हैं। आजमगढ़ जैसा जनपद जिसके नाम से लोग घबराते थे, नाम सुनकर के ही लोग घबराते थे, आज आजमगढ़ एक्सप्रेस हाईवे से भी जुड़ा है। आजमगढ़ में एयरपोर्ट भी बन रहा है और आजमगढ़ में विश्वविद्यालय भी बना रहा है। स्टेट यूनिवर्सिटी भी वहां हमारी एक बन रही है। आज वहां कोई भय नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की कोई अराजकता नहीं है। जो उपद्रव थे आज पुनः उत्सव में बदल चुके हैं। अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, काशी में देव दीपावली हो रही है, प्रयागराज फिर से अपने कुंभ और माघ मेले के लिए जाना जा रहा है, वृंदावन रंगोत्सव के लिए जाना जा रहा है। ये सभी आयोजन फिर से प्रारंभ हो गए हैं और हर एक इवेंट उत्तर प्रदेश के अंदर एक उत्सव में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की उस समय 22 करोड़ की आबादी थी और उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 1.5 लाख पद खाली पड़े थे। अनुमान कर सकते हैं जिस पुलिस के भरोसे प्रदेश की सुरक्षा होनी चाहिए थी उसमें 1.5 लाख पद खाली हैं। मैंने पूछा पद क्यों नहीं भरे जा रहे हैं, पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। स्टे क्यों है? कोई खामी होगी ना, उसको दूर करिए। प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी, भाई भतीजावाद, जातिवाद। जो लोग सामाजिक न्याय का मुखौटा लगा करके समाज को दिग्भ्रमित करते थे, कैसे भर्ती की प्रक्रिया में भेदभाव
उत्तर प्रदेश में निकाय का शोर सुनाई दे रहा है और शहर सरकार बनाने में सभी दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और ऐसे में बीजेपी और सपा या फिर बसपा सभी दल मुसलमानों को रिझाने की कोशिश पर काम कर रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। तो किसी के भाई किसी की जान। जी, निकाय चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक के शोर करवट लेगा, इसको लेकर कयास और किस्से गूंज रहे हैं। तभी तो निकाय किरण में मुस्लिम दाव पर हर किसी की नजर है। मायावती हो या फिर अखिलेश, हर किसी की कोशिश यही है कि इस बार मुस्लिम वोट बैंक के सहारे सियासी नैया पार हो जाए। बात अगर बसपा यानी कि मायावती की करें तो संकेत साफ है कि भाईजान की दरकार कितनी है। देखिए मायावती का मुस्लिम दाव। पहले चरण में 10 निगम के लिए ऐलान, 10 में से 6 सीट पर बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे। बसपा का संदेश, मुस्लिमों की सबसे ज्यादा हितैषी मायावती। अब तक 8 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी के नाम का ऐलान। फिरोजाबाद, सहारनपुर, प्रयागराज में मुस्लिम प्रत्याशी। मथुरा, मेरठ और अलीगढ़ में भी उतारे मुस्लिम प्रत्याशी। वहीं ईद के दिन ईदगाह पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और पूर्व डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी एक साथ नजर आए और यह संदेश देने की कोशिश की गई कि हम मुस्लिमों के हितैषी हैं और उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। नगर निकाय में बीजेपी का टिकट वितरण, जहां बीजेपी ने बम्पर टिकट मुस्लिमों को बांटे हैं, मगर अखिलेश के बयान सियासी तीर छोड़ रहे हैं। ये निकाय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे शहरों को जो कूड़ा बना दिया है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। यहाँ पर मेयर लखनऊ देख लें, कानपुर देख लें, इलाहाबाद देख लें, आगरा देख लें, और भी कई शहर हैं जो महत्वपूर्ण शहर उत्तर प्रदेश के हैं, उनको कूड़ा बना दिया अगर किसी ने तो भारतीय जनता पार्टी ने। इन्होंने सपना दिखाया था कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी बनाना तो दूर, शहरों में आम लोगों को सुविधा नहीं दे पाए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, झूठे लोग, ये लगातार झूठ बोलते हैं। लखनऊ को जो कुछ सुंदर बनाया, अच्छा बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, वो समाजवादियों की देन है। आज जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, लखनऊ शहर को लखनऊ दिखाई दे रहा है, वो समाजवादियों की देन है। हमें उम्मीद है कि यहाँ की जनता समाजवादियों को मौका देगी, जिससे कूड़े की समस्या समाधान हो। भारतीय जनता पार्टी कभी कूड़ा नहीं खत्म कर सकती, क्योंकि वो खुद कूड़े के पसंद करने वाले लोग हैं। यानी यूपी में निकाय चुनाव में मुद्दे इस बार बदल रहे हैं। अक्सर निकाय चुनाव में सड़क, पानी, बिजली जैसे मुद्दों की गूंज सुनाई देती थी, लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं है। बीजेपी बार बार अतीक के अंत का कानून व्यवस्था का जिक्र कर संकेत और संदेश दे रही है कि माफिया राज खत्म हो रहा है। आजमगढ़ जैसा जनपद जिसके नाम से लोग घबराते थे, नाम सुन करके ही लोग घबराते थे, आज आजमगढ़ एक्सप्रेस हाईवे से भी जुड़ा है। आजमगढ़ में एयरपोर्ट भी बन रहा है और आजमगढ़ में विश्वविद्यालय भी बना रहा है। स्टेट यूनिवर्सिटी भी वहां हमारी बन रही है। आज वहां कोई भय नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की कोई अराजकता नहीं है। जो उपद्रव थे आज पुनः उत्सव में बदल चुके हैं। अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है, काशी में देव दीपावली हो रही है, प्रयागराज फिर से अपने कुंभ और माघ मेले के लिए जाना जा रहा है, वृंदावन रंगोत्सव के लिए जाना जा रहा है। ये सभी आयोजन फिर से प्रारंभ हो गए हैं और हर एक इवेंट उत्तर प्रदेश के अंदर एक उत्सव में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी निकाय किरण में मुस्लिम किसके भाई और किसकी जान बनते हैं, देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लड़ाई का संदेश 24 का संकेत भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। देश भर में शनिवार को धूमधाम से ईद का पर्व मनाया गया। सुबह सुबह नमाजियों ने नमाज अता कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। हम आपको कुछ जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं ईद के मौके की। दिल्ली, पटना, मुंबई, कोलकाता, मुरादाबाद, गोरखपुर, भोपाल और कल्लौर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ईद का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। ये 8 तस्वीरें आपके सामने। एक और दूसरी तस्वीर, 8 तस्वीर आपको दूसरी अलग अलग दिखा रहे हैं यूपी की। लखनऊ, संभल, बिजनौर, फर्रुखाबाद, बुलंदशहर, सुल्तानपुर, मऊ और अलीगढ़ की तस्वीरें हैं, जहां पर आपसी भाईचारे, प्रेम सौहार्द के साथ ईद का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया।
बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।